नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर विस्तार पूर्वक नजर डालेंगे खबरों पर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जगदलपुर से आ रही बड़ी खबर, आपको बता दें कि एनआरआई सर्किट में मौत का एक मामला सामने आया। दरअसल एनआरआई सर्किट हाउस में एक मौत हुई है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। कमरे में हार्ट प्रॉब्लम यानी दिल की बीमारियों से संबंधित दवाइयां मिली हैं। कल से ठहरे हुए थे जगदलपुर के सर्किट हाउस में गुजरात के रहने वाले अनिल पटेल। फिलहाल यूके के निवासी हैं अनिल पटेल। महुआ प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना को लेकर बस्तर आना हुआ था और ऐसे में जानकारी इस बीच ये मिल रही है कि जगदलपुर में एनआरआई के सर्किट हाउस में मौत हो गई और जानकारी मिल रही है कि इसमें जिनकी मौत हुई है वो अनिल पटेल हैं। श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, यहां जगदलपुर किसी काम से आए हुए थे और मौत कब हुई, किस वक्त हुई, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ? यूपी के रहने वाले हैं और महुआ प्रोसेसिंग के लिए बस्तर पहुंचे थे बीते दिनों और इसके लिए ये कल उनकी जो टीम है इनके साथ ये बातचीत किए थे और आज जिला कलेक्टर और एसपी से मुलाकात करना था। लेकिन देर शाम ही जब ये सर्किट हाउस पहुंचे और अपने कमरे में चले गए, जिसके बाद आज सुबह सर्किट हाउस के जो कर्मचारी है जब दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। जिसके बाद स्थानीय जो कोतवाली पुलिस है उसको सूचना दी गई और सूचना के बाद जब दरवाजा खुला तो उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो मौत हुई है ये दिल के पेशेंट है और इनके पास इनके कमरे से दिल की भी जो टैबलेट है, बीमारी की टैबलेट है, वो काफी संख्या में मिली है। जो उनके साथ जो टीम है वो भी कह रहे हैं कि ये जो महुआ प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छा काम करने के लिए बस्तर आए थे और इसको लेकर ये आज सभी लोगों से मुलाकात करना था। लेकिन जो मौत हुई है, संदिग्ध मौत हुई है कि किन कारणों से मौत हुई है, फिलहाल फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई है मौके पर और जांच में जुटी हुई है। जी और सुकमा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों ने अगवा लोगों को रिहा कर दिया है। रविवार को चारों को नक्सलियों ने अगवा किया था। पीड़ित ने अपने पिता को फोन पर इसकी जानकारी दी, कहा हम लोग घर आ रहे हैं। उसके बाद फोन कट हो गया। पिता के हवाले से जानकारी मिली जोनागुड़ा और टिकलगुड़ा में जल जीवन मिशन का काम ये कर रहे थे और तभी नक्सलियों ने जेसीबी सहित 4 लोगों को अगवा कर लिया था। सतीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सतीश, 4 लोग अगवा किए गए थे जिसमें ठेकेदार भी थे, 3 लोग उसमें काम करने वाले भी थे। जानकारी मिल रही कि उन्हें छोड़ दिया गया है। एसपी ने भी इस बात की पुष्टि की है? जी, आपको बता दूं कि सुबह ये जानकारी परिजनों के द्वारा मिली थी कि उनके बेटे जो है वो फोन करके सूचना दिए कि हम लोग सुरक्षित है और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। वही उसके बाद जब है जैसी खबरें निकली उसके बाद एसपी ने भी इस बात की पुष्टि की कि चारों सुरक्षित है और बहुत जल्द जो है वो घर पहुंच जाएंगे। ये पूरा मामला दरअसल जो है रविवार के देर शाम 5 बजे की घटना है। ये सुकमा जिले का जगरगुंडा थाना क्षेत्र का नक्सल प्रभावित इलाका है टेकलगुड़ा, जहां पर जल जीवन मिशन का काम करने के लिए ये ठेकेदार अपने मजदूरों के साथ गए थे। वहां पर नक्सली पहुंचे, काम को बंद करा दिया गया। उसके बाद जो है चारों का अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद लगातार न्यूज 18 के माध्यम से उनके परिजनों ने अपील की थी नक्सल संगठन से कि उन्हें छोड़ दे, वो गरीब है और मजदूरी करने के लिए उस इलाके में गए थे। जिसके बाद जो है नक्सलियों ने देर रात को जो है उन्हें छोड़ दिया है और इस बात की पुष्टि उनके परिजनों ने की है। हालांकि एसपी भी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि चारों सुरक्षित है और घर लौट रहे, चूंकि इलाका काफी दूर है, सुकमा जिला मुख्यालय से करीब जो है 120 किलोमीटर दूर है। वहां से जैसे ही जब चारों घर पहुंचेंगे तो परिस्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि उनके साथ आखिरकार नक्सलियों ने क्या किया, कहां रखा और पूरी जानकारी निकल पाएगी। पुलिस ने इसके बारे में कुछ बताया कि आखिर इन्हें क्यों अगवा किया गया था और फिर किस आधार पर इन्हें फिर रिहा कर दिया गया? जो है अगवा में से एक जो नाजिम है उसने अपने पिता को फोन पर ये जानकारी दी, दूसरे के मोबाइल से ये जानकारी दी। जब ये चारों निकल कर बाहर आएंगे जंगल से और जैसे ही पुलिस के संपर्क में आएंगे या परिजन के संपर्क में आएंगे तभी पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि नक्सलियों ने इन्हें
क्यों अगवा किया, कहाँ रखा और वापस छोड़ने की क्या प्रक्रिया की गई, तो पूरी तमाम जानकारी जब चारों घर पहुंचेंगे तभी पुलिस को भी पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस उनके पूरे परिजनों को मामले पता पर चलेगा। जानकारी देने के लिए सतीश। और पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से दुर्ग जा रही एक बस में भीषण आग लग गई और बस के टायर में ये आग लगी थी। और आपको बता दें कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। ड्राइवर की सूझबूझ से यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया था और बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। पूरा आग लग गई है, नहीं बुझने वाली। आपको बता दें कि ड्राइवर की सूझबूझ से यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया बॉडी पकड़ और लिया बस में ऊपर भीषण आग लगी थी। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आग की जो लपटें हैं कितनी तेजी से और काफी दूर से ये दिखाई दे रही हैं, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह ये रही होगी। काला स्याह धुआं यहाँ से उठता दिखाई दिया। पेंड्रा से पूरा मामला सामने आया। बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। यात्री जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। पेंड्रा में ये आग लगी थी बस में और अब यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये एक राहत की बात है। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी ने 11 समितियां बनाई हैं और तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। 20 दिन में सभी काम पूरा कर लेने के निर्देश दिए गए हैं। समितियों को हर बूथ तक पहुंचने को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि तैयारियों की लगातार समीक्षा हो रही है। और सरगुजा पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। सरगुजा जिले के शिवनगर में राहुल गांधी का इस वक्त पड़ाव है और हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। नेशनल हाईवे 130 से राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा गुजरेगी। आपको बता दें कि सड़क पर बड़े वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसके अलावा आपको बताते चलें कि ये अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में एक आम सभा को भी राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। जानकारी ये भी मिल रही है। निकलने का है और सभा तो अंबिकापुर में है। बीच में किसानों से मिलने की उनकी मंशा है, तो मेंढरा में किसानों से मिलेंगे और रास्ते में जहाँ जहाँ लोग हैं उनका स्वागत स्वीकार करेंगे। देश के वर्तमान हालातों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास राहुल जी इस बहुत कठिन यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। हम सब सोचें कि क्या हम कर पाएंगे ऐसा, इतना समय दे पाना, लगातार लोगों के बीच में जाके इन बातों को उन तक पहुंचाना। और महासमुंद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। आपसी विवाद में स्कार्फ से गला घोंटकर हत्या की। दरअसल बसना पुलिस ने 3 दिन में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 3 दिन में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पत्नी की हत्यारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी इस पूरे मामले में छानबीन चल रही है। कुछ और तथ्यों को पुलिस खंगाल रही है। महासमुंद में हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अपनी ही पत्नी की हत्या करने वाले पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी को, जिसने कि 3 दिन में पुलिस के सामने आकर फिर इकबाल जुर्म भी किया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में अभी कुछ और तथ्यों को खंगाल रही है, जिसके बाद इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल पुलिस की हिरासत में आरोपी। और कांकेर से बड़ी खबर, नशे में धुत कार चालक ने बिजली के पोल को मारी टक्कर। टक्कर के बाद खेत में घुसी कार। टक्कर से इलाके की बिजली गुल हो गई। हालांकि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। और कल कवर्धा बंद का आह्वान, साधाराम यादव के हत्यारों को फांसी दिए जाने की है मांग। सिग्नल चौक पर श्रद्धांजलि सभा होनी है। बीते 21 जनवरी को साधाराम की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मृतक के परिजनों ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। और दुर्ग से एक बड़ी खबर है, पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जहां आरोपियों ने 4.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। 4 आरोपियों ने मिलकर ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने खुद को पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात बताया। दरअसल CSP बताकर ठगी की थी। फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी किया गया। ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पहुंचने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है।
और कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, कांकेर मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था को लेकर परिजन भड़के, युवक की गंभीर स्थिति को देखकर उसे रेफर किया गया। हंगामे के बाद पहुंची टीम। और खबर रायपुर से, जहां वैशाली नगर विधायक ऋकेश हुसैन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें प्लेबैक सिंगर आदित्य नारायण के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की, एफआईआर दर्ज किए जाने की बात उन्होंने कही है। दरअसल फैंस के साथ रुंगटा कॉलेज में बदतमीजी किए जाने का आरोप है उन पर। फैन का मोबाइल छीनकर दूर फेंक दिया था और तभी से आदित्य ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये उसी कॉन्सर्ट, उसी प्रोग्राम के दौरान की तस्वीर है। किस बात को लेकर आदित्य नारायण को गुस्सा आया कि उन्होंने वहां पर पहुंचे हुए जो लोग वहां पर इस कॉन्सर्ट में पहुंचे हुए थे, उसमें से एक शख्स के हाथ में से फ़ोन छीनकर उसे काफ़ी दूर फेंक दिया। अब ये एक शख्स का वहां से फ़ोन छीना उन्होंने, दूसरे जब दूर उस फ़ोन को फेंका तो वो फ़ोन किसी को लग सकता था और हो सकता है ये लगा भी हो। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन जो ऋकेश हुसैन ने पोस्ट डाला है कि इस पर आदित्य नारायण पर कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी, तो ये जो है विषय और गंभीर हो गया है। क्योंकि जिस तरह से ऋकेश हुसैन ने एक पोस्ट किया है कि कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण ने बदतमीजी की है और एक फ़ोन छीनकर फेंकने का ये पूरा मामला है। वैशाली नगर थाने में इसकी एफआईआर दर्ज होगी, ऐसा पोस्ट के माध्यम से विधायक ऋकेश हुसैन ने प्रतिक्रिया दी है। और ये तस्वीर जो है उसी कॉन्सर्ट की बताई जा रही है जहां पर ये सब कुछ हुआ। और महासमुंद से बड़ी खबर आपको बता दें, तमोरा हत्याकांड में पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल 25 सितंबर 2022 को पति की हत्या किए जाने का इस पर आरोप है और सोते वक्त पति पर कैंची से हमला करने का इस पर आरोप है। और अंबिकापुर से बड़ी खबर, एसईसीएल कर्मचारी पर जानलेवा हमले का मामला। एसईसीएल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एसईसीएल के अमेरा खदान में कोयला चोरी करने के लिए गए हुए थे आरोपी। कोयला चोरी करने के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी पर आरोपियों ने हमला कर दिया था। लखनपुर थाना क्षेत्र के एसईसीएल अमेरा खदान का यह पूरा मामला। और बलौदाबाजार से बड़ी खबर आपको बता दें, बदमाशों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान, कुल 16 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बीते 4 दिन में कुल 27 बदमाशों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। महतारी वंदन योजना में बंपर आवेदन, छत्तीसगढ़ में 46,22,000 फॉर्म्स अब तक जमा हो चुके हैं। महिलाओं में इस योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कैंप में भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में आवेदन भरने का सिलसिला जारी है। प्रदेश में 46,22,926 आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं। और सूरजपुर में मौसम कुछ बदल रहा है। दरअसल सर्द हवाओं के साथ बारिश हुई है। 3 दिन से मौसम में बदलाव लगातार हो रहे हैं। सर्दी बढ़ गई है। सब्जी के किसानों की भी चिंता इस बारिश से बढ़ गई है। तो यही कुछ स्थिति बलरामपुर में भी देखने को मिली, जहां कई जगह पर बारिश हुई और जगह जगह बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट आई है। सर्दी बढ़ गई है। अंबिकापुर के रहने वाले शिक्षक डॉक्टर भागीरथी गौरहा समाज के लिए एक मिसाल बन गए हैं। उनके परिवार वालों ने उनके स्वर्गवास के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को उनकी बॉडी को दान कर दिया ताकि मरने के बाद भी उनका शरीर छात्रों के काम आए। 1980 में उन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भागीरथी गौरहा 85 वर्ष के थे। आदरणीय गौरहा सर का आज देहावसान हुआ है। इन्होंने देखिए जीते जी अपना पूरा समय, पूरा समर्पण बच्चों के लिए, अपने छात्रों के लिए दिया और मरने के बाद भी वो अपने पूरे अपने जो शरीर है उसको बच्चों के लिए, उनके अध्ययन के लिए छोड़ दिया। तो ऐसे महान पुरुष बिरले ही मिलते हैं। ऐसे पुण्य आत्मा के लिए हम लोग आज यहाँ भावभीनी उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। थोड़ी सी तकलीफ़ ये है कि
कोई भी प्रशासन का किसी भी टाइप का कोई आला अफसर अभी तक नहीं आया यहाँ पर। जिन महापुरुष ने अपना पूरा जीवन सरगुजा ज़िले को अर्पित किया है तो उनका शरीर सरगुजा ज़िले को ही समर्पित हो, इस भावना का मैं सम्मान करते हुए सरगुजा मेडिकल कॉलेज जो है, शायद राजमोहिनी माता का ऐसा कुछ नाम है, मैं वहाँ उनके शरीर को अपने पिता की इच्छानुसार दान में दे रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें धमतरी जिले के ग्रामीण इलाकों में लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। खास तौर पर ऐसे किसान जिन्होंने खेत में गर्मी के सीजन की फसल लगाई हुई है और उन्हें बिजली नहीं होने से खेत में पानी की कमी हो रही है। किसानों ने बताया कि बार बार बिजली विभाग से शिकायत की गई है लेकिन हालात बदले नहीं। शिकायत के बाद धमतरी कलेक्टर ने बिजली विभाग को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आप यहाँ किसान आए हैं, परसा पानी राजपुर पंचायत, मटनहर्रा पंचायत, बांधा पंचायत के किसान आए हैं लगभग 50-60 संख्या में। और समस्या ये है कि वोल्टेज लो हो जाने के कारण मोटर नहीं चलता। दूसरी बात, 5 बजे से रात 11 बजे तक कटौती करता है और जब रात में आता है तो वोल्टेज के कारण मोटर नहीं चल पाता। इससे हमारे फसल चौपट होने के कगार पर। लो वोल्टेज की शिकायत मिली है, सीएसईबी को बोलेंगे, वो जाके जांच करेंगे उसकी। और लोगों को रक्तदान और हेल्थ के लिए प्रेरित करने के लिए राजधानी रायपुर के इंद्रसेन अग्रवाल साइकिल यात्रा पर निकले हैं। और दरअसल रायपुर से वे कन्याकुमारी जाएंगे और वहां से 16 फरवरी को इस यात्रा की शुरुआत होगी। 45,000 किलोमीटर का सफर तय करके कश्मीर में इस यात्रा को वो पूरा करेंगे। और इस दौरान इंद्रसेन ने 10,000 लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखा है। साइकिलिंग का शौक रखने वाले इंद्रसेन अग्रवाल को ट्रैवलर चाचू के नाम से भी जाना जाता है। से कई लोगों की डेथ हो जाने के मामले भी हम सुनते हैं और इसी कमी को पूरा करने के लिए और लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक करने के लिए राजधानी रायपुर के इंद्रसेन अग्रवाल जी साइकिल यात्रा पर निकल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इंद्रसेन जी मौजूद हैं। आज यहाँ से आप कहाँ रवाना होंगे और इस साइकिल यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? जी, मैं अभी रायपुर से स्टेशन में खड़ा हूँ और यहाँ से मैं कन्याकुमारी के लिए जा रहा हूँ। मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। मेरी ये साइकिल फोल्डिंग हम लोग खोल के करते हैं, इसको फोल्ड करके मैंने अपने साथ रखा हुआ है और ये मैं कन्याकुमारी पहुँचूँगा कल। एक दिन पूरा सब असेंबल करने के बाद 16 तारीख से मैं अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करूँगा। कन्याकुमारी से इस यात्रा की आप प्रारंभ करेंगे, कितनी हज़ार किलोमीटर का ये सफ़र रहेगा और कितने दिन का ये सफ़र रहेगा और समाप्ति कहाँ पे होगी? जी, ये कन्याकुमारी के जो रॉक बीच बोलते हैं, यहाँ से मैं संस्था अपने सफ़र को प्रारंभ करने वाला हूँ। और ये कश्मीर के लाल चौक जो अपने बोलते हैं, वहाँ पर मैं इस यात्रा को समाप्त करूँगा। और ये मेरी सोलो साइकिल ट्रिप है, मतलब इसके साथ कोई नहीं है। मैं अपने और अपनी साइकिल, और मेरी साइकिल का नाम चुलबुली है, तो मैं अपनी चुलबुली के साथ और अपना ज़रूरत का सामान लेके मैं चल रहा हूँ। रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करने का ख्याल आपको कहाँ से है, या आपके साथ ही ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है जहाँ से आपको ये प्रेरणा? जी, ऐसा है कि मैं डॉक्टर लांजेवार से काफ़ी प्रेरित हूँ। काफ़ी मैं उससे मिलता रहता हूँ और मैं उनके सिटी ब्लड बैंक में काफ़ी मैंने बार रक्तदान, लगभग मैंने आज 75 बार से ज़्यादा मैं रक्तदान कर चुका हूँ। मेरा ग्रुप AB पॉजिटिव है। और जब मैं यूथ प्रेसिडेंट था अपने समाज का, तो मैंने वहाँ पर अपना शिविर लगाया था और वहाँ पर हमने काफ़ी, उनका भी शायद बहुत अच्छा शिविर हुआ था। और इसके बाद मैंने काफ़ी लोगों को प्रेरित किया है। चूँकि रक्त एक ऐसा चीज़ है ना सर कि ये कहीं बन नहीं सकता, इसको दान ही करना पड़ेगा। तो हम अब जब अपने परिजनों को कुछ प्रॉब्लम होती है तब हम देते हैं, लेकिन लोग ऐसे किसी को देना नहीं चाहते। तो मेरा ये मैसेज है कि आप रक्तदान करेंगे तो अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि हम जो रक्तदान देते हैं ना, 3 दिन में वापस हमारे शरीर में बन जाता है। खासियत इसकी है और ये हम अच्छे से कर सकते हैं। अभी कितने लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य आपका? मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 10,000 लोग इससे प्रेरित हों और जब आने के बाद यदि मेरे पास उनके मैसेजेस आए। और अब नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में खबरों पर। 2020 खबरें दिखाते हैं आपको।